हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। और आप अगर मेरे इस फिगर ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप जाकर देखिए। और मेरे चैनल का नाम पॉल पॉल है दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और सारा जो है ग्रामर का और सारी चीज़ें जो है इस पर आपको पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप बन के सारी चीज़ों को इंग्लिश में अपने ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, ये पार्ट 2 है फिगर ऑफ स्पीच का, अलंकार का। और मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने पर्सनिफिकेशन तक डाला था। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे एपिस्ट्रॉफी, ये फोर्थ है। और पार्ट 2 पे हम लोग देखेंगे एपिस्ट्रॉफी। ये क्या है दोस्तों एपिस्ट्रॉफी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसको बोलते हैं संबोधन। दोस्तों ये है संबोधन। आप इसको राइट करें अपने नोटबुक में। ए एपोस्ट्रॉफी, एन एपिस्ट्रॉफी, an apostrophe is a direct address, is a direct address, is a direct address to the deed, to the deed, to the absent or to a personified या personified object or idea, दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसकी हिंदी के। तो ये क्या होता है संबोधन। एपिस्ट्रॉफी में मृतक अनुपस्थित मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधित करें, सीधा संबोधन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है एपिस्ट्रॉफी संबोधन। एन एपिस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डीड, टू एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। संबोधन में मृतक अनुपस्थित मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधित किया जाता है। और दोस्तों हमें एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि इस अलंकार में कि जो मुख्य पहचान, दोस्तों इसको कैसे हम पकड़ेंगे, अगर हमें नहीं आता भी है पढ़ने तो हम कैसे इसको पकड़ेंगे। जो इसका मुख्य पहचान यह है दोस्तों, मुख्य पहचान यह है कि इसमें किसी नाउन के तुरंत बाद ये दोस्तों ये नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अलंकार की मुख्य पहचान यह है कि इसमें किसी नाउन के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह जो है, संबोधन का चिन्ह या अल्प विराम इसको बोलते हैं कामा, हम लोग कामा आता है। दोस्तों आप इसको नोट करें कि इसको आपको ये नोट करना है कि संबोधन जो इस अलंकार की मुख्य पहचान यह है कि इसमें किसी नाउन के तुरंत बाद संबोधन का चिन्ह या अल्प विराम कॉमा आता है। तो दोस्तों इसमें जो है संबोधन में मृतक उपस्थित मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप देता हूं, यहाँ पे लिखा है ओ वर्ल्ड।
देखिए ये सीधे पुकार रहा है, ओ वर्ल्ड, सीधा संबोधित कर रहा है। और इसके बाद तुरंत जो है यहाँ पे बताया दोस्तों, यहाँ पे जो है इसमें ना तो संबोधन का चिन्ह लगाया जाएगा। देखिए संबोधन का चिन्ह हो गया ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, देखिए सीधे पुकार रहा है, ओ लाइफ, ओ टाइम, देखिए संबोधन चिन्ह, ओ टाइम, सीधे पुकार रहा है। तो यही बात होगा दोस्तों कि संबोधन का चिन्ह लगा रहेगा या तो फिर कॉमा होगा, या ये सीधे संबोधित करेगा, चाहे वो संसार को, अपने जीवन के बारे में, समय के बारे में, मृत्यु के बारे में सीधे वो संबोधित करेगा। इसी कहते हैं एपिस्ट्रॉफी यानी संबोधन। और संबोधन चिन्ह का भी लगा रहेगा। इसे पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है, संबोधन का चिन्ह। और दूसरी बात इसमें या तो कॉमा लगा रहेगा। तो ये देखना है। आइए आप कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैं आपको एक देता हूं, ओ सॉलिट्यूड, ओ सॉलिट्यूड, ओ सॉलिट्यूड, देखिए यहाँ पे लग गया संबोधन चिन्ह लग गया। वेयर आर माई चार्म्स, वेयर आर माई चार्म्स, वेयर आर माई चार्म्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी लग गया संबोधन का चिन्ह। तो आप अगर सेंटेंस आपको समझ में मान लीजिए फिलहाल के नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए तो वो सीधे संबोधित कर रहा है, ओ सॉलिट्यूड्स वेयर आर माई चार्म्स। तो यहाँ पे जो संबोधन का चिन्ह लगाया गया दोस्तों, इसे पकड़ सकते हैं कि एपिस्ट्रॉफी है। आइए हम कुछ और भी सेंटेंस को देखते हैं। जैसे सीधे, सीधे किसी मृतक, मानवी, गुड़ सीधे पुकारेगा, बुलाएगा दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं ओ डिथ, वो मृत्यु को, देखिए वो मृत्यु को पुकार रहा है। और संबोधन का चिन्ह समझ लीजिए दोस्तों, ये एपिस्ट्रॉफी है, संबोधन का चिन्ह लग गया। ओ डिथ, वेयर मैंने कहा, वेयर इज थाई स्टिंग, मतलब आप कहाँ पे हो। ये मृत्यु को बुला रहा है कि वेयर, ओ डिथ वेयर इज थाई स्टिंग, मतलब ये मृत्यु को पुकार रहा है, बुला रहा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा है। तो दोस्तों इसको कॉपी पर नोट करें और अच्छे से समझें और सारे एग्जांपल को समझें। तो दोस्तों एपिस्ट्रॉफी सबसे पकड़ने का तरीका जो इसका है, एपिस्ट्रॉफी का चिन्ह, और सीधे चाहे वो मृतक हो, चाहे उपस्थित हो, चाहे मानवीय गुण, सीधे वो संबोधित करेगा। जैसे वहां पे ओ डिथ, वो वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, क्या है, सीधे संबोधित कर रहा है। और पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका जो मैंने बताया, संबोधन चिन्ह या फिर कॉमा लगा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे में, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग समझेंगे। और नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। दोस्तों ये क्या है ऑक्सीमोरॉन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीमोरॉन है क्या। उसको बोलते हैं विरोधाभास, विरोधाभास। दोस्तों यहां से सेंटेंस से पता चल रहा है कि विरोध कर रहा है, जो आपस में विरोध करें उसको हम लोग विरोधाभास कहेंगे। यानी ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन इज द कॉम्बिनेशन of the two words of opposite meaning in one expressions। मतलब दोस्तों इसका हिंदी ये हुआ कि विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। यानी दोस्तों सबसे बड़ा चीज हमें यहाँ पे ये पकड़ना है, और यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान देना है कि दोस्तों इसमें जो है ऑक्सीमोरॉन विरोध करेगा, मतलब इसमें विरोध की बातें आएगा। जैसे मैंने कह दिया कि यस, तो बोलेगा नो, मतलब विरोध कर रहा है, मतलब एक तरफ यस रहेगा, एक तरफ नो रहेगा, तो विरोध करेगा। ऑक्सीमोरॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि विरोध कैसे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक वर्ड्स देता हूं। जैसे मैंने कह दिया, जैसे वर्ड में मैंने आपको दे दिया, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं वर्ड देता हूं लव गिव्स, प्यार हमें देता है, लव गिव्स ए प्लीजिंग पेन। अब जैसे प्यार हमें देता है, एक तरफ बोल रहा है दोस्तों आनंद देता है, एक तरफ बोल रहा है कि दर्द देता है। दर्द, पेन माने होता है दर्द दोस्तों।
तो अब यहाँ पे देख लीजिए विरोध कर रहा है कि नहीं, एक ही यहाँ लिखा है, दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। तो एक ही कथन में कहा गया दोस्तों कि लव गिव अस प्लीजिंग पेन, मतलब एक तरफ बोल रहा आनंद देता है और उसी वर्ड में बोल रहा है कि हमें क्या देता है, दर्द भी देता है। तो विरोध कर रहा है दोस्तों। और भी कुछ वर्डों को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कह दिया लाइफ, लाइफ इज बीटर स्वीट। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि प्यार जो है या लाइफ जो जीवन है, सॉरी जो जीवन है, लाइफ इज बीटर स्वीट। तो दोस्तों एक ही शब्द में क्या बोल रहा है, विरोध कर रहा है कि लाइफ इज बीटर स्वीट, मतलब कड़वा और मीठा होता है। आप देखिए दोस्तों एक बात बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ विरोध कर रहा है कि कड़वा भी होता है और मीठा भी होता है। एक तरफ क्या कर रहा है, हाँ बोल रहा है, एक तरफ ना बोल रहा है, मतलब एक तरफ मीठा है तो एक तरफ कड़वा है। ये विरोध कर रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कि लाइफ इज बीटर स्वीट, मतलब प्यार क्या है, कड़वा और मीठा है। जैसे और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे और भी आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमने आपको एक सेंटेंस में दिया, इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट। आप देखिए दोस्तों, सीक्रेट माने होता है रहस्य, ओपन मतलब होता है खुलना। ये कह रहा है इट इज ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। तो दोस्तों एक तरफ खोल रहा है, एक तरफ बंद कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये विरोध करेगा, एक तरफ यस तो एक तरफ नो रहेगा, यानी एक ही दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक ही कथन में कहा गया है, इट इज एन ओपन सीक्रेट, मतलब ये खुला रहस्य, एक तरफ खोल रहा है, एक तरफ बंद कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये होता है विरोधाभास। तो इस तरह से इसको आप राइट कीजिए। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग क्या समझेंगे, ओनोमोटोपोइया। दोस्तों ओनोमोटोपोइया बहुत इजी है, आप बहुत इसको सरल ढंग से समझ सकते हैं। और ये भी आपको समझ में आया होगा, और जो है जो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। तो आइए हम देखते हैं ओनोमोटोपोइया क्या है। ओनोमेटोपोइया, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको पहले सबसे समझा देना चाहता हूं कि ध्वनि, जो ध्वनि सूचक अलंकार जो होता है, ध्वनि इसको हाँ ध्वनि होता है, मतलब किसी भी ध्वनि अलंकार भी कह सकते हैं कि इसमें जो शब्द आएंगे किसी न किसी के ध्वनि का निकलने के बाद आएगा, इसे हम कह सकते हैं इन ओनोमेटोपोइया the sound of the words suggest the sense or meaning। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, देखिए। यानी कि जिसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इन द ओनोमेटोपोइया द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग। ध्वन्यात्मक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। जैसे दोस्तों इसमें चाहे किसी भी व्यक्ति की, चाहे जानवर की, चाहे किसी वस्तु की साउंड आना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, जैसे मैंने कह दिया थंडरिंग ऑफ गन्स। जैसे जब कोई थंडरिंग THUNDERING थंडरिंग ऑफ गन्स माने होता है जो बंदूक होता है दोस्तों। जब कोई बंदूक चलाता है तो उसमें से एक साउंड आता है दोस्तों, इसमें क्या आता है, एक साउंड आता है, थंडरिंग के आते जो चलाते हैं लोग, आप देखे होंगे। तो देखिए इसमें जो गन चला रहा है तो उसमें थंडरिंग की साउंड आ रहा है, तो दोस्तों ये ओनोमेटोपोइया में ही आ जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ और भी सेंटेंस देता हूं, जैसे मैं देख सकते हैं, जैसे क्वीन ऑफ डव्स। जैसे डव जो होती है, जो फाख्ता होती है, जो हम लोग देखते हैं कि पक्षी का नाम है, जो कि वो है आपका फाख्ता, मतलब हम कह सकते हैं पेड़ुकी। तो उसमें क्वीन की वो आवाज निकालती है, साउंड निकालती है। तो दोस्तों ये ओनोमेटोपोइया में ही जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं उस प्रकार से एंड मर्मरिंग
देखिए हम सेंटेंस और देते हैं, जैसे ए मरमरिंग एंड मरमरिंग, 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 मरमरिंग आप, मरमरिंग, मरमरिंग आप, इनु, इनुमी, इनुमिरेबल, इनुमिरेबल, इनुमिरेबल बीच। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मरमरिंग है एक साउंड जो दोस्तों निकालता है, और जो मरमरिंग है भिनभिनाना, मरमरिंग का मतलब होता है भिनभिना। दोस्तों मक्खियां क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं। देखिए यहाँ पे भी साउंड निकल रहा है मक्खियों का भिनभिनाने का, तो दोस्तों ये ओनोमेटोपोइया में ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और भी आप चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि लंगूर का क्या होता है, जैसे लंगूर क्या काम करता है, वो गिबर्स गिबर्स की आवाज निकालता है, तो दोस्तों वहां भी क्या हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। जैसे गधा जो होते हैं, गधा जो होते हैं आप देखे होंगे, तो वो किस तरह से ब्रे ब्रे की आवाज निकालते हैं, ब्रेज ब्रेज की, तो ये भी ओनोमेटोपोइया में चला जाएगा। उसके बाद देखिए बियर जो रिच होते हैं, जो भालू होते हैं, वो किस प्रकार का साउंड ग्रोल ग्रोल्स का निकालते हैं। तो आप इसको क्या करना है, याद करना है। जैसे हम देख सकते हैं जो मधुमक्खियां होती है, बी जो मधुमक्खियां होती है वो हम की आवाज की ऐसे चलती है, साउंड निकालती है। उसके बाद हम बर्ड्स का देख सकते हैं, तो वो ट्यूटर्स की आवाज निकालती है, बर्ड्स ट्यूटर्स की आवाज, ऐसे बोलकर वो क्या करती है, आवाज को साउंड को निकालती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो आप देख सकते हैं, कैट की है, कैटल की है, कॉक मुर्गा की है, क्रोकोवा की है, डक कुत्ता की है, डॉग हत्ता की है। तो ऐसे जो साउंड्स मिले तो आप समझिए कि ओनोमेटोपोइया में ही आएगा, ध्वनि अलंकार में आएगा। पकड़ने का सबसे ज्यादा तरीका यही है कि किसी न किसी जानवर का, किसी न किसी वस्तु का वो साउंड जरूर इसमें आएगा। तो दोस्तों आइए समझ में आया होगा, आइए हम आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे लास्ट जो इसका है वह हाइपरबोल। हाइपरबोल दोस्तों ये बहुत इजी है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि हाइपरबोल क्या है। इसको बोलते हैं हाइपरबोल। इसके मतलब ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों अतिशयोक्ति जो क्या है हम लोग देखेंगे पहले। इन हाइपरबोल, इन हाइपरबोल, इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, in hyperbole in a statement is made, is made, is made emphatic, emphatic by overstatement, overstatement, overstatement। जैसे दोस्तों इसका हिंदी हुआ अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी, किसी बात को बहुत, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर, घटाकर प्रभावशाली बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जिस शब्द को मैंने लिखवाया कि हाइपरबोल स्टेटमेंट्स इन अ मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बहुत बढ़ा दे या आवश्यकता से अधिक बहुत बढ़ा दे, बहुत अधिक घटा दे, वो प्रभावशाली बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। दोस्तों इसमें जो है कि बहुत बढ़ा देगा, बहुत शब्दों को घटा देगा। जैसे कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको दूंगा, अब उसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल्स दिया, रिवर, रिवर मतलब होती है नदी, रिवर, रिवर्स आप ब्लड, आप ब्लड फ्लोड, फ्लोड, फ्लोड इन द बैटल, इन द बैटल। अब ये कह रहा है कि आप युद्ध में इतनी सारा खून बह गया कि उसकी नदी की धाराएं चलने लगी, मतलब जो ब्लड की धाराएं चलने लगी। अब इतना ज्यादा तो थोड़ी आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इतना ज्यादा युद्ध हो गया कि एकदम नहर में क्या हो गया कि नदी में इतना ज्यादा ब्लड बहने लगा। तो ऐसी बात ये आवश्यकता से अधिक बहुत बढ़ा दिया दोस्तों, ये आवश्यकता से अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में ऐसा भलाई हुआ कि उसका खून जो नदी की धाराओं के समान बहने लगा। तो ये दोस्तों आवश्यकता से अधिक कहीं क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे कि मैंने कह दिया सी वेप्ट,
सी वेप्ट मतलब वह रोई, सी वेप्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सी वेप्ट, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, ओशंस ऑफ टीयर, वह समुद्र भरे आंसू रोई। दोस्तों आप जरा सोचिए, कोई भी कितनों रो लेगा लेकिन इतना नहीं रो लेगा कि वो समुद्र भरी आंसू यानी समुद्र को भर देगा, या वो इतना ज्यादा रो लेगा। तो दोस्तों ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मतलब ये बहुत आवश्यकता से अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, वो आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से जो अतिशयोक्ति मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बोलना या कहना, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे सकता हूं कि मेरा भाई 4 मीनार इतना लंबा है, या कुतुब मीनार जितना लंबा है। अब जरा सोचिए कि मेरा जो ब्रदर है, मेरा जो भाई है, वह क्या है, कुतुब मीनार इतना लंबा है। कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों? मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा सोचिए कि मेरा भाई कुतुब मीनार जैसा इतना लंबा हो सकता है? दोस्तों कभी भी नहीं हो सकता। तो मैंने इसको आवश्यकता से अधिक क्या कर दिया, इसको हमने बढ़ा दिया। यही बात होता है कि आवश्यकता से अधिक बढ़ा देना या फिर घटा देना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरबोल कहेंगे। जैसे मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि मेरी बहन इतनी थक गई है। देखिए मैं दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बहन इतनी थक गई है कि वो 1 साल तक सोई। तो जरा दोस्तों कोई भी इतना थक जाएगा तो 1 साल तक सोएगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए वो हो जाएगा आपका हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। तो दोस्तों यही है, आप अपनी कॉपी पर इसको नोट कीजिए। और फिगर ऑफ स्पीच ये पार्ट 2 है दोस्तों, इसका समाप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर दूसरे ग्रामर चीज का आएगा और दोस्तों पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो हमारे चैनल बने रहे दोस्तों, इसको सीखे और आगे बढ़ते रहे हमारे चैनल के द्वारा। तो दोस्तों हमारे चैनल जो लाइक है, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।